हेलो दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ NMMS एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आपको करा रहा हूँ। उसी क्रम में मैं पॉलिटी का क्लास लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगे। कुछ टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगे, उसको लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और इसके साथ ही मैं पिछले 4 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं आपके परीक्षा में, उसको भी लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा। कुछ टॉपिक को और हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान में कितनी अनुसूची हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में 12 हैं। तो इसी में से जो सातवीं अनुसूची है, 7th नंबर वाली जो अनुसूची है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो 7वीं अनुसूची है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो 7वें नंबर की अनुसूची है, वो क्या करती है? शक्तियों का विभाजन करती है। शक्तियों का बंटवारा करती है। एक तरीके से शक्तियों का विभाजन करती है। किसमें? केंद्र में और राज्य में। केंद्र और राज्य को शक्तियाँ देती है। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा होता है, और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं शक्तियों के बंटवारे के क्रम में। एक केंद्र सूची, जिसमें जो शक्तियाँ रखी गई हैं उस पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, उसको बोलते हैं केंद्र सूची। दूसरा है राज्य सूची। नाम से ही लग रहा है कि इस पे कानून कौन बनाएगा? केवल राज्य सरकार बनाएगी। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार। इसको संघ सूची भी बोलते हैं, केंद्र वाले को। और तीसरा है समवर्ती सूची। इस पे कानून दोनों बनाते हैं, केंद्र भी बनाती है, सेंटर, और स्टेट भी बनाता है। जो समवर्ती सूची पे दोनों सरकार कानून बनाती हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती हैं, लेकिन दोनों में यदि किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो केंद्र का कानून स्वीकार किया जाएगा। केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी, केंद्र के कानून को आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि राज्य के कानून को छोड़ दिया जाएगा। तो 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी था, इसीलिए मैं इसको आपको बताया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, उसको मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। अब इसको समझ लीजिए। स्थानीय स्वशासन, इसी को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक पंचायत, यानी जो गांव में होता है पंचायत, और दूसरा नगर क्षेत्र में। एक पंचायत ग्राम क्षेत्र में और दूसरा नगर क्षेत्र में। तो स्थानीय स्वशासन हम देख लेते हैं होता क्या है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, या पंचायती राज इसको बोल देते हैं कभी कभी। तो पंचायती राज का मतलब क्या होता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों को बांट देना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को बांट देना। जैसे 7वीं अनुसूची में हमने देखा था,
तो केंद्र और राज्य में बांटा गया था। तो उसी में से जो राज्य की शक्तियाँ हैं उसको भी बांट दिया जाता है किसमें, स्थानीय स्वशासन में। जैसा कि हम लोग गाँव में देखते हैं ना, ग्राम प्रधान होते हैं और नगर में मेयर होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, अपने अपने गांव में या अपने नगर में ये अपना सरकार चलाते हैं, विकास की सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको उतारते हैं, ज़मीन पर लाते हैं। तो यानी राज्य की शक्तियों को और बांट दिया जाता है, उसी को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना या लोगों की भागीदारी करना। यानी लोग, गांव में प्रधान कौन बनता है, गांव से ही बनते हैं और अपने ही गांव का विकास करते हैं, और गांव के लोग जो होते हैं उसका सहयोग करते हैं, उसको राय देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थानीय लोग भाग ले रहे हैं और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो रहा है, यानी शक्तियों को बांटा जा रहा है। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जब हमारे यहाँ सरकार बन गई थी तो एक कार्यक्रम लाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया, आपसे पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, शुरू किया गया इसको, लेकिन ये उतना सफल नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से इसको लाया गया था उतना सफल नहीं हुआ। तो इसी की असफलता के जांच के लिए, इसी की असफलता की जांच के लिए, इसी की असफलता की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। याद रखने वाली बात है, आपसे पूछा जाएगा। तो बलवंत राय जो मेहता कमेटी है वो बनाई तो गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए, लेकिन जब इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जब अपना रिपोर्ट इसने प्रस्तुत किया, अपना रिपोर्ट जब इसने प्रस्तुत किया तो इसने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बंद करके हमको क्या करना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था को लाना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था। तो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था की बात सबसे पहले किसने की, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी कौन सी कमेटी है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसी ने सबसे पहले बताया कि हमें पंचायती राज व्यवस्था लानी चाहिए। कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने कही थी, तो बलवंत राय मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने। इसी को ग्रामोद्धार समिति भी कभी कभी कहते हैं। जो बलवंत राय मेहता समिति है इसी को एक अन्य नाम है, एक दूसरा नाम भी इसका है ग्रामोद्धार समिति। ग्रामोद्धार समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करता है। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ही होता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इन्होंने भी बात की थी इसकी, और इन्हीं के सुझाव पर हमारे देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 याद रखिए ये डेट, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो नागौर में, नागौर जिला में। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। और नागौर जिला किस राज्य में है, तो राजस्थान में। राज्य भी पूछा जा सकता है और जिला भी। तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम हमारे देश में नागौर जिले में, जो राजस्थान का एक जिला है, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अच्छा, इसका जिक्र हमारे संविधान में अभी तक नहीं था। संविधान में था 40वें अनुच्छेद में था, संविधान के 40वें अनुच्छेद में इसका जिक्र था, लेकिन ये क्या है, नीति निषेधक तत्व में था। इस पर अभी संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा अभी तक नहीं दिया गया था, कोई कानून इस पर नहीं लाया गया था संविधान में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सर 1992 में, जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे नरसिम्हा राव, 60 में मैंने लिखा है, आप देख लीजिए, उसको याद करिए। नरसिम्हा राव थे, इन्होंने सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन किया 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था हमारे देश में लागू कर दी गई। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था उसमें की गई। और लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1993 में। तो हमारे देश में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था लागू कब हुई,
1993 में। संविधान संशोधन लाया गया 1992 में और लागू किया गया 1993 में। तो जो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत होती है 21 भाग में है संविधान के, तो भाग 9 में है। भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 तो था ही पहले से, तो भाग 9 में इसको रखा गया, भाग 9 में। और 11वीं अनुसूची, 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 73वां संविधान संशोधन जो किया गया वो किसके लिए किया गया? ग्राम पंचायतों के लिए। तो यानी कि 11वीं अनुसूची में कौन किसका जिक्र है? तो ग्राम पंचायतों का जिक्र है। ग्राम पंचायत हमारे यहाँ जो बनता है, चुनाव होता है गांव में, वोटिंग होती है, तो वो कितने सालों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। और चुनाव कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। चुनाव कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। केंद्र का भी निर्वाचन आयोग होता है जिसको हम निर्वाचन आयोग बोलते हैं। तो इसका चुनाव जो है, बाकी के चुनाव जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब हमने पीछे पढ़ा है, उसका चुनाव तो निर्वाचन आयोग करता है, केंद्र का। जो केंद्र स्तर पर निर्वाचन आयोग होता है वो करता है। लेकिन जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है या नगर निगम का चुनाव होता है वो कौन कराता है? राज्य, उस जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। कितने सालों के लिए ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है? 5 वर्षों के लिए। 1/3, याद रखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, 1/3 यानी 1/3 या 33% आरक्षण महिलाओं को है ग्राम पंचायतों में। यानी जो ग्राम प्रधान बनेंगे या जो भी चुनाव होगा उसमें 33% महिलाएं भाग लेंगी। और ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। या जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। याद रखिए 21 वर्ष। उसी 73वां संविधान संशोधन द्वारा तो क्या किया गया था? ग्राम पंचायतों की बात की गई थी। उसी आधार पे 74वां संविधान संशोधन भी उसी के साथ किया गया 1992 में ही, और नगरीय प्रशासन की बात की गई। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। तो हमारे यहाँ नगरीय व्यवस्था, इसको भी लागू किया गया 1993 में ही। सभी कुछ सेम ही है, बस अंतर क्या है कि 74वां संविधान संशोधन है और नगरीय व्यवस्था की बात करता है। वहाँ ग्राम पंचायतों की बात हो रही थी, यहाँ नगरीय व्यवस्था की बात हो रही है। 1993 में इसको भी लागू किया गया। 5 वर्ष इसका भी कार्यकाल होता है। इसका भी चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है इसका भी चुनाव। और 3 स्तर पे होता है, 3 प्रकार का होता है नगरीय व्यवस्था। तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत जो अभी अभी गांव से शहर की तरफ डेवलप हो रहे हैं ऐसे क्षेत्रों में, नगर पालिका जो थोड़े छोटे नगर हैं ऐसे क्षेत्रों में, और जबकि नगर निगम बड़े जो नगर हैं वहाँ पे लगता है। फिलहाल आपको याद करना है 73वां 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची इसके साथ जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर प्रशासन की बात वहाँ पे की गई। नगर प्रशासन की बात वहाँ पे की गई। थोड़ी सी बातें इधर हम और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्थानीय स्वशासन सबसे पहले जिक्र इसका मौर्य काल में मिलता है। 1882 में लॉर्ड रिपन, नाम याद रखना है आपको क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कभी कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, क्योंकि सबसे पहले 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन की बात की थी भारत में। तो इसीलिए इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बलवंत राय मेहता समिति तो संबंधित थी ही पंचायती राज व्यवस्था से। इसके अलावा कुछ और समितियां भी थीं, जैसे अशोक मेहता समिति। इसने द्विस्तरीय, 3 स्तरीय जब पूछ दे तो बलवंत राय मेहता, यदि कभी 2 स्तरीय पूछ दे पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता 1977, अशोक मेहता 1977 में ये बना था। इसके अलावा ML सिंघवी समिति, बस नाम देख लीजिए, PK थुंगन समिति, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही जुड़ी समितियां हैं। तो थोड़ा सा नाम देख लीजिए इनका।
इसके अलावा निर्वाचन आयोग के बारे में भी कोई प्रश्न आपसे कभी कभी पूछता है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में ही भी हम बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग का जिक्र जो हमारे यहाँ संविधान में है वो अनुच्छेद 324 में है पहले। और हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग दो स्तर का होता है, एक केंद्र और एक राज्य। केंद्र स्तर पर निर्वाचन आयोग होता है, राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। अच्छा, अनुच्छेद 324 है, बता दिया। निर्वाचन आयोग हमारे यहाँ स्थापित कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। आपसे कभी पूछा जा सकता है डेट इसका। तो 25 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ सबसे पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। शुरू में हमारे यहाँ एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था, बाद में क्या हुआ कि 1+3, यानी वर्तमान में क्या है, शुरू में तो हमारे यहाँ एक निर्वाचन आयुक्त होता था, एक ही व्यक्ति होता था निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयुक्त तो बोलते हैं उनको, लेकिन वर्तमान में 3 है, 1+2, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य और 2 अन्य। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में 3 लोग हैं हमारे यहाँ, वर्तमान में 3 लोग निर्वाचन आयुक्त में होते हैं। हमारे यहाँ केवल एक ही महिला है, एकमात्र महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर काम कर चुकी हैं। उनका नाम है श्रीमती रमा देवी। श्रीमती रमा देवी एकमात्र महिला हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर चुकी हैं, वो भी कार्यवाहक के रूप में। कार्यवाहक का मतलब होता है कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं रहा होगा, इनको थोड़े समय के लिए कार्य दिया गया था, जब तक किसी को चुना न जाए तब तक के लिए, तो कार्यवाहक उसी को कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति की यदि अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वैसे ही ये भी कार्य की होंगी। किसी की मृत्यु हुआ होगा या हटाया गया होगा किसी कारणवश, तो रमा देवी एकमात्र महिला हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य की हैं। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बनते हैं उनका कार्यकाल का होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। यदि कोई व्यक्ति जैसे है वो 58 साल का है, मान लेते हैं 60 साल का है, 60 साल का एक व्यक्ति है, उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बनाया गया। 60 साल का एक व्यक्ति है, उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बनाया गया। अब उसका कार्यकाल तो 6 वर्ष होना चाहिए, यानी 66 वर्ष। 66 वर्ष का जब वो होगा तब रिटायर होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, यानी 65 वर्ष इसका पहले आ जाएगा जब 5 ही साल का इसका कार्यकाल हुआ होगा। तो यानी कि 65 वर्ष जब होगा, भले उसका कार्यकाल 5 ही वर्ष का हुआ है, तब भी वो रिटायर हो जाएगा, मतलब यही है इसका। अच्छा, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 हमने बताया पीछे, यहाँ पे 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, ध्यान दीजिए अंतर है, 6 वर्ष या 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि 6 वर्ष या 62 वर्ष अन्य निर्वाचन आयुक्तों की कार्यकाल उनका होता है। अच्छा, जैसा कि इतने ही निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वीं अनुसूची के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया, शक्तियों की विभाजन से संबंधित है, पीछे हमने आपको भी पढ़ाया। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं वहाँ से आपसे प्रश्न कभी कभी पूछा गया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा राष्ट्रध्वज है, जो हम जानते हैं तिरंगा है। तिरंगा 3 रंग होते हैं उसमें, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो केसरिया हमारा बलिदान उद्दंड का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग हमारा शांति और सत्यता का प्रतीक है। केसरिया खुशहाली का, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। अच्छा, जो हमारा राष्ट्रध्वज अपनाया गया था वो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले हमारे राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। अच्छा, राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है? तो 3.2 का होता है, 3.2 का होता है। इसके अलावा एक चक्र भी होता है बीच में सफ़ेद वाले भाग में, चक्र 24 तिलियाँ जिसमें होती हैं, तो लगातार समय के चलने का प्रतीक है, यानी लगातार आगे बढ़ने का प्रतीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें ऊपर सबसे पहले 4 शेर होते हैं, दिखते हमको 3 ही हैं लेकिन वास्तव में एक 4 शेर वाले एक चिन्ह होता है। उसके बाएं साइड घोड़ा एक बना होता है नीचे, और दाएं साइड बैल नीचे की तरफ, और बीच में एक चक्र बना होता है, वही वैसा ही चक्र जैसा हमारे झंडे में होता है। और इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव
जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, कभी पूछ दे तो। राष्ट्रगान हमारा क्या है, आप लोग जानते ही हैं। राष्ट्रगान हमारा है जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, याद रखना है, इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पशु हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। इसके अलावा जो भी आपको ऐसा लगे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, तो उसको आपको याद कर लेना है, परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। तो इतनी बातें मैं नोट करके आपके लिए लाया था, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण है इसलिए। अब आइए हम आ जाते हैं पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपरों को हल करते हैं। पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपरों को, पिछले 4 सालों में जो आपके NMMS एग्ज़ाम परीक्षा में पॉलिटी से प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2020 का पेपर है, 2020 इसी क्रम में चलेगा, 2020 फिर 2021, 2022 और 2023, 4 सालों का मैं आपके लिए प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो हमने बताया था कि नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को, लेकिन इसको शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल यानी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। तो पहले प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, हमने क्लास में आपको इसको बताया हुआ है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, यानी किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमने अभी पढ़ा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता ने। तो इसका भी चौथा ही उत्तर सही है, बलवंत राय मेहता जी ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। तो हमने बताया था कि भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, भाग 2 में मूल अधिकार की बात की गई है, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता की। भाग 3 में हमने बताया था कि मूल अधिकार की बात की गई है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। तो रोमन में लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, 4 कौन है, 4 ए है। तो इसका भी उत्तर 4 ही सही है, यानी कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात भाग 4 में की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो आया था आपकी परीक्षा में वो है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था। तो हमने कहा था कि इसको आपको याद करना है, राष्ट्रपति पहला वाला कौन था, उपराष्ट्रपति पहला, और आखिरी इस समय वर्तमान में कौन है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल वर्तमान में कौन है, और सबसे पहला कौन था, तो आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की सबसे पहली जो सबसे पहली राज्यपाल बनी थी वो सरोजनी नायडू बनी थी, पूरे भारत की और उत्तर प्रदेश की भी पहली हैं। ये उत्तर प्रदेश की भी पहली है, पूरे भारत की भी पहली हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सरोजनी नायडू। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ अवस्थित है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया आपको, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जो 6 से 8 तक का किताब है आपके पास क्लास वाली, उसमें नागरिक शास्त्र जो दिया हुआ है उसमें एक चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आप स्वयं से जाके पढ़ लीजिए। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेग में, हेग। वैसे इस प्रश्न को याद कर लीजिए, अगर आ जाए तो फिर से हेग में है। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है। पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अभी मैंने पढ़ाया आपको नीचे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। तो वही है इसका सिद्धांत, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था। इसके अलावा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमने बताया है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में यदि पूछता तो 8 अनुसूचियां। हमने बताया था कि मूल संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसे बोलते हैं, उसमें 8 थे, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 हैं। तो हम 12 पे जाएंगे, क्योंकि इसमें मूल नहीं डाला है। मूल शब्द आ जाएगा तब हम 8 पे टिक करेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को। और हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? 65 वर्ष। जबकि हाई कोर्ट में यही क्या है? 62 वर्ष। हमने इसको बताया भी था कि क्योंकि अंतर है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा गया था 2020 में आपसे। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गया ये 2021। उतने ही प्रश्न 2020 में पूछे गए थे। 10 या 11 प्रश्न पूछे ही जाते हैं पॉलिटी से। तो 2021 में पहला जो प्रश्न आया था पॉलिटी से, पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको याद होगा, कमल। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन है? ये भी पूछा गया था। तो ये तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे उस समय थे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी थे उस समय। आपको इस समय का याद रखना है। इसमें कौन है? इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? महिला हैं। आपको याद करना है इसको। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ इसको, आप इसको होमवर्क के रूप में मानिए और इसको याद करिए। इस प्रश्न को आपको याद नहीं करना है, याद ये करना है कि वर्तमान में इस समय कौन राष्ट्रपति हैं भारत की। अगला जो प्रश्न है पूछा कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी पीछे भी पूछा था। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यदि मूल शब्द लिख के पूछता तो आप क्या करते? 8 अनुसूचियां। 8 इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो यदि मूल पूछता तब 8 पे हम जाते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची हमने आपको अब नहीं पढ़ाया है, तो आप 8वीं अनुसूची में हमारे जो 7वीं तो मैंने पढ़ा दिया, 8वीं अनुसूची जो हमारी है वो भाषा संबंधित है। इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं, याद रखिए 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। उसमें ढेर सारी यानी 22 भाषाएं हैं कुल। उसमें गुजराती भी है, संथाली है, डोंगरी है, लेकिन भोजपुरी को उसमें अभी तक नहीं जोड़ा गया है। तो यही आपका उत्तर सही है। बाकी की 22 भाषाओं को याद करना इतना आसान तो नहीं है, तो ये जान जाइए इस प्रश्न में भोजपुरी को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ? तो हमने बताया था कि भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर, बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्यों ऐसा हुआ मैंने पीछे आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, उसके लिए आप क्लास को जाइए और क्लास को देखिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। पीछे की क्लासों में पढ़ाया गया है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? ये जब मैं आपको मूल अधिकार पढ़ा रहा था तो बार बार मैंने बताया था कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की बात करता है। तो अनुच्छेद 17 याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे आगे भी। आगे बढ़ते हैं हम।
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 में लागू हुई थी। सीधे सीधे याद कर लीजिए इसको। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी और वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। तो इसको आपको याद करना है। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये प्रश्न पढ़ाया नहीं गया है लेकिन आप करंट में हमेशा आता रहता है और ये सामान्य सीधा सा प्रश्न है, आपको आना ही चाहिए इसको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी से संबंधित है, याद कर लेना है आपको सीधे सीधे। अगर फिर से पूछा जाए तो आप कर दें इसको, इसीलिए तो मैं पिछले 4 वर्षों के प्रश्नों को लेकर आया हूँ ताकि आपको ये भी दिखा सकूँ कितने प्रश्न हैं जो पढ़ाए हुए में से सीधे सीधे आए हैं। कुछ प्रश्न जो नए मिलेंगे उसको हूबहू वैसे ही याद कर लेना है आपको। अगला ये है, यहाँ से शुरू हो जाता है 2022। 2022 में जो पहला प्रश्न आया था, पूछा था कि नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो नगर पालिका हमने पीछे अभी पढ़ा है कि मेयर होता है। प्रधानमंत्री तो हम देख रहे हैं कि राज्य केंद्र स्तर पर होता है, राज्यपाल राज्यों में होते हैं, सरपंच गांव में होते हैं, ग्राम प्रधान जैसे को ही सरपंच भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो नगर की बात हो रही तो मेयर, क्या उत्तर होगा? मेयर। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? मेयर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हमने बताया था पीछे, राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने बताया था कि हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया था। इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन छुप गया है, तो ऑप्शन को छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे मैंने पढ़ाया भी है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया हमने 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। उसी डेट को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उसी डेट को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान दिवस क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। इसमें जो भी ऑप्शन रहा होगा उसको आपको टिक करना था। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, योजना आयोग की स्थापना 1950 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 को की गई थी। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में योजना आयोग अपने देश में नहीं लागू है। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग की जगह पे क्या आया हुआ है? नीति आयोग। तो अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना तो 15 मार्च 1950 को की गई थी, लेकिन जो नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके जगह पे नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग वर्तमान में समाप्त है, उसके जगह पे नीति आयोग है। कब से लागू है? 1 जनवरी 2015 से। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं और उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं, चुना जाता है उपाध्यक्ष को। इस समय है सुमन बेरी, याद रखिए, सुमन बेरी। लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। अध्यक्ष तो हमेशा पीएम होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं इस समय। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना
1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो 2007 में। बच्चों के लिए जो अधिकारों के संरक्षण के लिए जो आयोग बनाया गया था वो 2007 में बनाया गया था। नया प्रश्न है, पढ़ाया नहीं गया है। ज़्यादातर प्रश्न आपको पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पढ़ाए नहीं गए हैं। देखिए, ये प्रश्न फिर से आ गया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। पीछे भी पूछा गया था, फिर से पूछ लिया गया। तो अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू पूछ रहा है तो 26 जनवरी 1950 को। पीछे भी पूछा गया था 26 जनवरी 1950 को। ये जो 26 नवंबर 1949 दिया हुआ है, इस डेट को हमारा संविधान बना था, इसी डेट को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन लागू हुआ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो हमने बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं, तो इसी को हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को, तो इसीलिए इसको पूछा है। हमने कहा था पूछा भी जा सकता है। तो इस समय वर्तमान में मौलिक अधिकार की श्रेणी में कौन नहीं आता है? नहीं पूछ रहा है, नहीं आता है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में वर्तमान में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे निम्न सदन कहते हैं? पीछे हमने पढ़ाया था, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। दोनों बातों को याद रखिए। निम्न सदन पूछा है, कभी उच्च सदन भी पूछ दे। तो निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। अस्थाई सदन, उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। याद रखिए इसको। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारत का संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमने पीछे पढ़ा है नागरिकता में, जब मैं दूसरा लेक्चर शायद ले रहा था पॉलिटी का, उसमें मैंने बताया था कि नागरिकता जो है भारत में कैसी है? एकल नागरिकता, जैसा कि ब्रिटेन में है, जबकि अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। तो आपको याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? तो न्यायपालिका को। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को बताया गया है। हमने बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, जो एक मूल अधिकार है, उसमें यही बताया गया है कि हमारे मूल अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको बनाया गया? न्यायपालिका को। मैंने बताया था उस समय जब मैं पढ़ा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका शुरू होता है 2023 में जो पहला प्रश्न है, 2023 में जो पहला प्रश्न है, पहला, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं बन सकता है? आज ही हमने पढ़ा कि 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकता और जिला पंचायत सदस्य भी नहीं बन सकता है। तो आइए देखते हैं हम आगे। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को, क्योंकि 2 अक्टूबर आने वाला है तो परीक्षा के नज़दीक है, फिर से पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पे ही इसको लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो हमने आज ही पढ़ा है कि निर्वाचन आयोग भारत में कब बना? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जब हम संविधान पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि प्रारूप समिति, कुछ और समितियां हमने बताई थी, तो यहाँ पूछा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यहाँ से आपको लग रहा हो कि पॉलिटी जो मैंने पढ़ाया है आपको, वहाँ से 7-8 क्वेश्चन तो आपके कम से कम हो ही जाने हैं।
अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है। पीछे भी पूछा गया था मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 3 में। मैंने बताया था कि 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में क्या है, नीति निषेध तत्व है, 5 में संघीय सरकार की बात की गई है और 6वें में राज्य सरकारों की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 3 में अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 11 है। जब लागू हुआ था मूल संविधान में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। कब लागू किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में शुरू में 10 थे, बाद में 2002 में एक और जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 हैं। पीछे मैंने पढ़ाया है सब कुछ, आप वहाँ जाइए उसको वीडियो को देखिए, आपको तैयार हो जाएगा वो। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 52 का संबंध क्या है। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति से। हम अनुच्छेद 52 में ही तो बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति में पढ़ा रहा था तो बताया था। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था अनुच्छेद 21A या 21क। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, फिर से महत्वपूर्ण है। संविधान में शिक्षा का अधिकार की बात की गई है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, अनुच्छेद 21क में, याद रखिए इसको। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निषेध तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि मूल अधिकार में तो अस्पृश्यता की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, कहीं पे जाने आने की बात की गई है अनुच्छेद 19 में, लेकिन कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की बात मौलिक अधिकारों में नहीं है, ये नीति निषेध तत्वों में है। तो यही उसका उत्तर है। इसका उत्तर क्या है, कुटीर उद्योग, जो नीति निषेध तत्व में जिसकी बात की गई है लेकिन मूल अधिकार में इसकी बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये आखिरी प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो 6 से 8 तक की किताब है जिसमें नागरिक शास्त्र दिया हुआ है, उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जिक्र किया गया, उसको आपको पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ाया उसको। तो उसी में एक है सुरक्षा परिषद, उसी में एक है सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। तो यहाँ पे जो पूछा है निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है पूछ रहा है। तो हम देख लें कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसको P5 बोलते हैं। उसमें कौन कौन से देश हैं, तो हमारा उत्तर अपने आप निकल आएगा। तो उसमें चीन है, पहला तो चीन है, उसमें अमेरिका है, 2 हो गए, चीन है, अमेरिका है, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें रूस भी है, 4 हो गए, और उसमें चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, और इसमें एक और है फ्रांस। तो उसमें 5 देश हैं, 60 में मैं लिख दे रहा हूँ। 3 तो यहीं पे हैं, चीन है, ब्रिटेन है और रूस है। इसके अलावा अमेरिका, USA जिसको बोलते हैं, और फ्रांस। ये 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो उत्तर हमारा अपने आप निकल के आ रहा है कि इटली स्थायी सदस्य नहीं है। 5 जो हैं आपको याद रखना है, 3 यहाँ पे हैं, एक USA है, अमेरिका जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक फ्रांस। आपको याद करना है, अपनी कॉपी में नोट्स लिखिए इसको और याद करिए। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 10 हर 2 साल पे बदलते रहते हैं, लेकिन ये 5 हमेशा के लिए हैं, ये कभी नहीं बदलते। तो इटली इसका उत्तर है। तो इसी के साथ पॉलिटी का जो क्लास है वो समाप्त होता है।
पॉलिटी का क्लास यदि मुझे कुछ और महत्वपूर्ण लगेगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। पॉलिटी में यदि मुझे और कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो मैं आपको लिए लेकर आऊँगा। लेकिन आगे क्लास में या तो हिस्ट्री यानी इतिहास, या तो जियोग्राफी या भूगोल जिसको बोलते हैं, इसमें से कोई एक विषय मैं लेकर आपके लिए आगे के क्लासों में आऊँगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं। यदि आपको तैयारी करनी है और लग रहा है कि यहाँ से आपको तैयारी हो जाएगी तो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें इसको, चैनल को, जिससे आपको जैसे ही वीडियो इस पे डाला जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको देख लें। और मैंने कहा था कि वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए, अच्छे से उसको तैयार करिए। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, 40 मिनट के ऊपर की वीडियो अभी तक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25-30 मिनट का वीडियो है। आप इसको 3-4 बार देखिए। पॉलिटी लगभग 4 से 5 घंटे में मैंने समाप्त कर दिया है। इसको आप 3-4 बार देखेंगे तब भी 15 घंटे में आप 3 बार इसको देख सकते हैं और पॉलिटी की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर 11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 9 या 10 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, इसको ध्यान में रखिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, और तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।